अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यू के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन है और अगला हफ्ता बहुत अहम शुरू हो रहा है। अहम से मुराद ये है, बहुत सी बातें हो रही हैं, वो गुफ्तगू हम आपके साथ रखेंगे। और इमरान खान साहब को यहाँ इलेक्शन से दूर रखने के लिए या बाकी चीज़ों को सामने रखने के लिए बहुत सी प्लानिंग हो रही है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। तो हम जहाँ मुआशी मामला पे गुफ्तगू करेंगे, वहाँ हम ये केयर टेकर सेटअप और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बता रहा है कि ये नाकाम हो गए। और तीसरा जो है, इस मुल्क का फ्यूचर क्या करना होगा, क्या वाकई इकट्ठी होकर चलने वाली बात है। ये मैं भी बात करूंगा, साथ साथ गजनफर साहब। सबसे पहले हम मुआशी हालत को, ये वगैरह गजनफर साहब भी, हम भी बड़े अरसे से कहते आए हैं ये तबाही कर देंगे, और ये तबाही इन लोगों ने कर दी है। अब इसके रेमेडियल मेयर क्या हो सकते हैं और कौन कसूरवार है? जी चलते हैं ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब का। जी क्या कहते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चूंकि 2023 का पहला प्रोग्राम है और आज इतवार का दिन है, शाम का वक्त है, 2023 शुरू हो चुका है। तो आप मैं और आपकी तरफ से, और आपने भी कहा होगा ज़रूर अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ख़ास तौर पे, नए साल की मुबारकबाद। और अल्लाह करे, अल्लाह ताला आने वाला साल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए कंफर्ट का और प्रोडक्टिविटी का और खुशियों का साल हो। अब जहाँ तक आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हिसाब से बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हैंडीकैप इस वक्त है और जो आज भी जारी है और जो 2022 अप्रैल में शुरू हुआ था, वो है एक इम्पोर्टेड हुकूमत, एक क्रिमिनल कैबिनेट। 74 लोगों की एक कैबिनेट इस मुल्क के ऊपर इम्पोज की गई है, ठोंसी गई है, जिनमें से एक एक शख्स 10-10 हजार लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है। एक गाड़ी के साथ 4 गाड़ियां प्रोटेक्शन की चल रही होती है। और हमारे यहाँ कल्चर ऐसा बन गया है कि एक एसपी है, एक डीआईजी है, एक सेक्रेटरी है, एक ब्यूरोक्रेट है, एक सियासतदान तो छोड़े, वो भी अपने साथ 6-6 डाले लेके चल रहे होते हैं। माल रोड बंद कर दी जाती है और इस्लामाबाद की सड़कें बंद कर दी जाती हैं। कल मैं इस्लामाबाद की एक सड़क पे था, मैरियट से ऊपर, तो आप यकीन करेंगे कि वहाँ पे एक कान, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो जा रहे थे उसमें, लेकिन 23 गाड़ियां थी उस कानवाई में। एक तरफ इसाक डालर आके चीखता है कि 2023 2000 हम पेट्रोल की कीमत कम नहीं कर सकते, हम इकोनॉमी करेंगे, और 23 गाड़ियां, 18 गाड़ियां लेके जो लोग कानवाई पे चल रहे हैं, वो किसके बाप का पेट्रोल डाल रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपने माशियात की तरफ इशारा किया है, तो उसमें बहुत लंबे चौड़े थीसिस में जाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा और उसका टाइम नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा, और बड़ी हम्बली अर्ज करना चाहूंगा, ये नहीं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है किसी चीज को मैं कभी किसी चीज को गलत प्रोजेक्ट करना नहीं चाहता, और हम वो चीज करते हैं जो आपको माशी तौर पे 2+2 4 में मिल सके, कैलकुलेटेड हकायक के ऊपर, और कैलकुलेटेड हकायक मौजूद हों। अब आप देखिएगा कि आज दिसंबर 2022 है, और अगर आप टोटल करें तो 6000 कल की जनवरी, आज दिसंबर 2022 की फिगर की मैं बात कर रहा था। आज 1 जनवरी है। दिसंबर 2022 की जो फिगर स्टेट बैंक की आई थी, उसमें आपके पास 6.11 बिलियन डॉलर थे, और आपने इस वक्त जो है वो 8.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान ने पे करने हैं कर्जों के तौर पे। तो आप कंपैरिजन जरा कर लीजिएगा, 6 बिलियन डॉलर और 8 बिलियन डॉलर आपने पे करने हैं। इस महीने में 2 गल्फ के बैंक हैं जिनकी आपने किस्तों की पेमेंट करनी है। उसके साथ साथ अभी जो आप फिगर देते हैं साख डॉलर साहब, मैं 2 बड़ी छोटी छोटी सी बातें आपको बताई हैं कि आपने 2 बैंक हैं जिनके आपने जनवरी और मार्च में आपने पैसे पे करने हैं, और इसी तरह चाइनीज बैंक है, उसका 700 मिलियन डॉलर का आप कहते हैं कि जी लोन जो है वो जो है वो रिफर्बिश उसको री रोल करेंगे। और जब फिगर देते हैं कि जी आप इन चीज़ों को किस तरह मीट करेंगे, तो वो आपको उम्मीदें दिलाते हैं। उम्मीद क्या दिलाते हैं कि जी हमारे सऊदी अरब से 3 बिलियन डॉलर की एड आ रही है। तो भाई क्यों आ रही है? सऊदी अरब ने जो 3 बिलियन डॉलर रखाए थे वही रोल ओवर हो रहे हैं। जो चाइना ने 3 बिलियन डॉलर रखाए थे, आप उसमें से भी पैसे खा गए।
उसमें से भी पैसे खा गए हैं आप। वो 3 और 3 मिला के $6 बिलियन बनते हैं जो आपकी किटी में उन लोगों ने रखवाए हैं, उसमें खर्चा नहीं कर सकते आप। टेक्निकल डिफॉल्ट आप पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब जब ये चीजें हैं, उसमें किस तरह से पाकिस्तान की क्या हालत है, क्या नहीं होगी, क्या आपने करना है, किस तरह करना है, ना कोई किसी के पास कोई किसी किस्म का रोड मैप है, ना इस हुकूमत के अंदर ये इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान के लोगों के 16 अरब रुपए पे करने हैं, उससे आप किस तरह तवक्को करते हैं। इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, ये मुल्क को खा गए हैं। 2022 अप्रैल में मैं आपसे अर्ज करता हूं कि 2022 अप्रैल में, मैं अपने आप को नहीं कहता, आप अशफाक हुसैन साहब के फिगर उठा के पढ़ लीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर कितने $11 बिलियन से ज्यादा पैसे थे। आज 6 शायद बल्कि $16 बिलियन की फिगर थी। आज आपके पास क्या है? $10 बिलियन कहां गया? $10 बिलियन कहां गया वो पैसा? कहां गया? और वो उम्मीद क्या दिलाते हैं, यानी उम्मीदें देखें इनकी जो दिलाते हैं कि सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, $3 बिलियन आ जाएंगे जी, हम ये कर लेंगे जी, वो कर लेंगे। यानी मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली अक्रॉस द टेबल अपने सुनने वालों को और पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस हुकूमत ने, जिसको अप्रैल में हमारे ऊपर इम्पोज किया था, ये हुकूमत जो है इस कौम की मुजरिम है। और जो लोग इसको लेके आए थे, जिन्होंने इनको पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बैठाया था, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल पे लात मारी थी, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद किया था, मैं इसमें इमरान खान को शामिल नहीं कर रहा, ये याद रखिएगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के फ्यूचर के हिसाब से बात कर रहा हूं, जिन्होंने इस मुल्क के फ्यूचर को दफन किया है, जिन्होंने इस मुल्क के फ्यूचर को तबाह बर्बाद किया है, और उसके बाद भी ये थीसिस लेके चले हैं कि जी ये हुकूमत आई थी, इसने गलत फैसले किए हैं, तो अब इनको टाइम दे के अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी अपनी जो उसको वो है नाम को, या अपनी इलेक्शन कैंपेन को बिल्डअप करे। असर सदीक साहब, क्या मुल्क में फैसले करने वाले लोग इस मजाक से फैसले करते हैं, इस नजदीक से फैसले करते हैं कि अवाम को तबाह और बर्बाद कर दो, फिर सियासतदानों को टाइम दो कि वो अपनी रेस्पेक्टेबिलिटी को बिल्ड करें, कि वो अपने वोट परसेंटेज को बिल्ड। ये कौन से मुल्क का कानून है? ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये किस सोशल साइंसेज में पढ़ाया गया? ये किस थ्योरी में पढ़ा है? कौन है वो लोग जो इस थीसिस को क्रिएट करते हैं, जन्म देते हैं और समझते हैं कि हम बेवकूफ बैठे हुए हैं, हमें लात मारो, हमें दफन करो, हमें भेज दो, हमारे मुस्तकबिल को तबाह करो, हमारे बच्चों को रोल दो, तालीम का बर्बाद कर दो, सेहत को तबाह बर्बाद कर दो। एक ऐसी हुकूमत ले आओ जिसको आप खुद कहते थे कि ये क्रिमिनल है, ये करप्ट है, उनको ला के इम्पोज कर दो। तो 2022 जो गुजरा है वो इन 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 गलत हकीकतों का, इस भयानक ख्वाब का साल था, जिसमें पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल को माशी तौर पे, सोशली तौर पे और इखलाकी तौर पे तबाह बर्बाद करके रख दिया। और ये लोग जो है, इनसे अगर आप कोई तवक्को रखें तो 2023 में यही क्रिमिनल का कैबिनेट कंटिन्यू कर रही है, यही इंपोर्टेड हुकूमत आगे कंटिन्यू कर रही है। अब इसी के साथ लेना, आप देखें जरा, 1100 अरब के इन्होंने नैब के जरिए केसेस हमारे माफ करवा लिए, और जो 50 करोड़ से कम की करप्शन नहीं थी। यानी इन्होंने तो लूट मार और बाकी। और दूसरा देखें, पेट्रोलियम की कीमतें आज कम होनी चाहिए थी इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, इन्होंने कम नहीं की है। मैं उसकी पिटीशन फाइल कर रहा हूँ, मैं पीर वाले दिन, और मैं लगवाऊंगा। मैं जो आगे बात करना चाह रहा हूँ, मैं एक छोटा सा अर्ज कर दूं, आप वो तो छोड़ें, इस मुल्क में तबाही, माशियात तबाह हो रही है ना, मईशत को इन्होंने रंडी मतलब है लौंडी बना के रख दिया है, मईशत का बेड़ा गर्क ये कर रहे हैं और दिन दिहाड़े कर रहे हैं। यानी जब आप 10-10 हजार लीटर पेट्रोल एक वजीर इस्तेमाल कर रहा है, 23 गाड़ियां आपके साथ चल रही है प्रोटेक्शन के तौर पे, तो इसमें होता क्या है, $1,000 के एसेट्स परसों अनफ्रीज कर दिए गए। $1,000 के एसेट्स को जो फ्रीज किए गए थे, यानी और कोई अदालत, और कोई काम नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के पास, कोई काम नहीं है। ये काम ये है तो ये है कि नैब का बेड़ा गर्क करो, नैब से ये क्लॉज निकाल दो कि बच्चों के नाम पे जो जायदाद है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, वो नैब ने खुद प्रूव करना है जिसकी जायदाद है उसने। ये क्यों किया गया? आप ऐसा सदीक साहब, विफ्ता इस्माइल की एक स्टेटमेंट आई थी कि हमसे ये काम करवाया गया है।
अब जिन्होंने करवाया था उनके किस तरह एसेट सामने आए। तो ये क्लॉज क्यों डाली गई थी? पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए, उन्हें बताइए कि ये क्लॉज क्यों डाली गई थी कि बच्चों के नाम पे जो एसेट्स होंगे उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। और मुफ्ता इस्माइल ने कह दिया था कि हमसे नैब के कवानीन में तब्दीली जबरदस्ती करवाई गई है। तो हमारा तो मजाक बना हुआ है अजहर सिद्दीक साहब। इस 2022 में अशरफ शरीफ जैसा अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट शहीद हो गया, आज पूरा मीडिया खामोश हो गया, उसके कुलीग भी खामोश हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी मार उल्टी फिर रही है। तो ये क्रिमिनल कैबिनेट के परफॉर्मेंस। हमारे लोग पता नहीं क्यों इस चीजों को नहीं सोचते हैं, हम क्यों खामोशी से चीजों को देखते रहते हैं, कब तक ये काम चलेगा? बड़ा इससे बड़ा अहम इशू है। अच्छा, ये अब शोशा छोड़ा गया है, चले वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, मैं पहले एक आध मिनट लूंगा आपको ताकि क्लैरिटी आ जाए नाज़रीन के लिए। देखें, कौमी हुकूमत तो ये है, 13 सियासी जमातें चीचू का मुरब्बा, अब वो अपना क्या मैं कहूं कि सारा गंद बला इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा हो गया, 13 सियासी जमातें है ना, तो आप तो कौमी हुकूमत तो बन गई है। और टेक्नोक्रेट भी इस तरह से 74 की जो 78 की काबीना बनाई है, उसमें अता ताड़ड़, मलक आहद खां, वो अशफाक तौला, पता नहीं कौन कौन जो है वो टेक्नोक्रेट ही तो लगा के रखे हुए हैं ना अपने, वो टेक्नोक्रेट सारा मिलाकर आप तो वो नाकाम हो गए हैं पूरी तरह से। और इस मुल्क पे इतना बोझ डाला हुआ है। मैं वैसे भी देखें, और मैं नहीं समझता, मैंने इमरान खान साहब को भी मेरी जब बात हुई थी तो मैंने कहा था आप ये निगरान सेटअप भी ले आए टेक्नोक्रेट का, हमें रोका इस बात को। अभी तो इलेक्शन अगस्त को असेंबलियां डिसॉल्व हो रही है ना, तो ये तजर्बा कर लें, ये 3 महीने से 6 महीने भी ले जाएंगे, लेकिन ये इससे मुश्किल नहीं समझनी। उसकी वजह है जो केयर टेकर सेटअप जो या इस तरह का सेटअप वो काम नहीं कर सकता जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने काम करना है, और वो जो आएगी वो 5 साल के लिए होगी। ये तो हालात और वाकयात नजर आ रहे हैं। और ये जिस तरह के ये चेहरे हैं, लोग इनके चेहरे देखना पसंद नहीं कर रहे और इन पर फटकार और लानते भेज रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कौमी हुकूमत और केयर टेकर सॉरी टेक्नोक्रेट ये चल सकेगा, ये जो ड्रामा हो रहा है? दो चीजें, मैं इसको एक थोड़े से मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। शायद मैं उसमें गलत हूँ, लेकिन मैं देखता जरूर हूँ उसको उस एंगल से, और वो मैं जरूर लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। उसमें आपने एक अता तारण का नाम लिया। पहली बात तो ये क्लियर कर ली, वो अता तारण है कौन, उसकी क्या वैल्यू है। वो शख्स है जिसका दादा रफीक तारण, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 2022 में उनकी डेथ हुई थी। वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। ब्रीफ केस लेके वो लोग जजेस को पैसे देने गए थे कोयटा, पाकिस्तान के जहाज पे शहबाज शरीफ इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिसे 16 अरब रुपए दे रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के, वो उनके साथ था। 3 दिन जहाज वहां खड़ा रहा था। उसके बाद जब वो पैसे दिए गए तो सज्जाद हुसैन शाह पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सज्जाद पे हमला कर दिया गया। इस बैकग्राउंड के ये लोग हैं। ये अता तारण जिसका आप नाम ले रहे हैं, इसका तो नाम लेना मैं कहता हूँ इंसानियत की तौहीन है। इतना गिरा हुआ इंसान, जिस शख्स का बैकग्राउंड ठीक नहीं होगा ना, जिस शख्स का फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं हुआ, वो इस किस्म की हरकतें आपको करता नजर आएगा, उंगली उठाता नजर आएगा कैबिनेट के अंदर। वो उंगली कहाँ जा रही थी वो था तारण से पूछिएगा कि वो। अब आगे जो चलते हैं, टेक्नोक्रेट की आपने बात की, मैं ये समझता हूं कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता, लॉज की इजाजत नहीं देता। लेकिन ऐसा सदीक साहब, एक तो बात सोचिए ना, वो ये है कि जो ये हुकूमत है, जो आपने खुद कहा चूचू का मुरब्बा तो एक अच्छी चीज हो सकती है, जो ये क्रिमिनलों की जो हुकूमत है, ये मुजरिम और चोरों की जो हुकूमत है, ये जो डाकुओं की हुकूमत है, जिसमें आधे लोग जो हैं वो जमानतों पे है, जिसके अंदर एक मिनिस्टर ऐसा है जो कराची में जो फैक्ट्री जली थी उसके अंदर वो इन्वॉल्व था, उसका नाम उसके अंदर आया था, जिसमें 200 लोग मारे गए थे। तो ये जो इससे बेहतर, तो मैं कहता हूं आप इससे बेहतर आप किसी भी जो इससे बेहतर कोर्ट लखपत जेल से निकाल के लोगों को आप हुकूमत बना दें, वो बेहतर होगी इनसे। तो इनको भेजने के लिए अगर आपको टेक्नोक्रेट भी लाना पड़े और आप अच्छे टेक्नोक्रेट सिलेक्ट कर लें, उसकी आप परमिशन लेने कोर्ट, इनसे तो जान छुड़ाएं ना, ये तो और खा जाएंगे। आप समझ नहीं रही ग्रेविटी। ग्रेविटी ये है कि अगले 3 महीनों में पाकिस्तान को बेच देंगे, मुझे और आपको बेच देंगे। अभी कल एक शोशा आपने सुना है, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि जी एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के हवाले हम करेंगे। अब उसमें ये कितना कमीशन कमाएंगे? इंटरनेशनल ऑपरेटर के हवाले करना बुरी बात नहीं है। मैं एक मिनट बता दूं आपको, रोजवेल्ट होटल
ये जो जितने होटल है ना, ये इन्होंने ऑलरेडी गिरवी रख दिए हैं। आप जरा बात को समझिएगा, ये ड्रामा करना है इन्होंने कि हमने ये देने हैं ऑपरेशन के लिए। पीछे वजह ये है कि वो गिरवी रख दिए हुए हैं, तो उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है वो इन लोगों को दे देनी है। असल बात ये है साहब, यही तो हाथ बांध के अपील कर रहा हूँ कि ये तो दे आर वर्स देन क्रिमिनल्स। ये शहबाज शरीफ और इसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, ये अब आपको पता है जो आपका हेल्थ मिनिस्टर है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कौन है, वो जो लियारी से ताल्लुक रखता है। बिलावल अभी गया, उसने किससे मुलाकात की? अमरीमा हुसैन हक्कानी से। हुसैन हक्कानी कौन है? तो सर ये ऑपरेशन रजीम चेंज का मेन कैरेक्टर है वो। ये यकीन कीजिएगा, इनसे बेहतर है आप कहीं से कोट लखपत जेल से या आप ये जो क्या अपना कहीं से लाके हुकूमत बिठा दे, लेकिन इनसे खुद जान छोड़। अब इनसे जान छुड़ाएंगे किस तरह? ये तो जान नहीं छोड़ेंगे। तो कह रहे हैं वो जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर, उसने क्या कहा कि हम 4 महीने इलेक्शन नहीं करवाएंगे। यानी जब अदालत की भी तौहीन हो गई, अदालत के अहकाम की तौहीन हो गई। आप तो खुद जज हैं, मैं कोई अदालत के बारे में अगर ऐसी खुदा न करे ऐसी बात करूं तो मुझे तो बुला के कर वो पीट देंगे अदालत में खड़ा करके कि आपने तौहीन अदालत कर दी। अदालत में जाएंगे। जो कुछ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जो कुछ राना सनाउल्लाह ने कहा, वो आप तो वकील, आप बताइए वो अदालत, तौहीन अदालत या अदालत के एहतराम के किस कैटेगरी में आता है? तो जब अदालतें और हुकूमत कन्फ्रंट हो जाए कर दी है अली नवाज ने, और उसके अलावा वहां एक इंप्रेशन ऐसा आ रहा है कि शायद जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से मामलात हैं। अच्छा चले, चूंकि प्रोग्राम हमारा लंबा हो गया, काफी आखिरी सवाल की तरफ जाता हूं। और आपका वो जो आपने बयानिया जो आपने रखा था कमर बाजवा साहब के अगेंस्ट, उनके जो असेसर्स की डिटेल और बाकी सारी आई हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि किसी स्टेज के ऊपर ये पूछा जा सकेगा कमर जावेद बाजवा साहब से और बाकी लोगों से? देखिए, दुनिया पाकिस्तान में हर एक से पूछना चाहिए, लेकिन पूछेगा कौन? देखिए ना, जब एक चीज रिपोर्ट होती है, आप असूल की बात करें या आप कानून की बात करें या आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें पाकिस्तान के, तो अगर मरवजा, लेकिन अब क्या होगा? अब तो नैब तो खत्म हो गई है ना, नैब इज नॉट देयर। जो प्रोविंशियल, दूसरी बात यह है कि आपका लॉ ये कहता है कि 39 करोड़ के 40 करोड़ से ज्यादा आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। 50 करोड़ 50 करोड़ तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट ये कह रही है आपको कि आप 50 करोड़ 50 करोड़ की जो है 10 करप्शन कर लें, यानी आप 50 करोड़ की कोई 25-30 करप्शन कर लें, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो जिस मुल्क में ये कानून हो उसमें आगे क्या चलेगी? आप अब उसमें क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन तो हर एक शख्स से होनी चाहिए कि जी कहाँ से आपका एक वो मतलब है। इंडिया में अगर आपको याद हो तो वहां पे जो सीबीआई वाले हैं वो घर में जाके लोगों के फ्रिज चेक कर लेते हैं, एयर कंडीशनर चेक करते हैं, फिर उनसे डिटेल मांगते हैं आप ये कैसे लिख। तो एसेट्स बियॉन्ड मीन का तो हर जगह है, और एसेट्स बियॉन्ड मीन का कानून सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, एसेट्स बियॉन्ड मीन का कानून दुनिया के हर अदारे में पाए। कन्वेंशन और करप्शन जो है, यूएन कन्वेंशन और करप्शन 2005 जो है, वो अभी बैकग्राउंड पे मैं अभी चलाऊंगा, आप वो देख के आप परेशान हो जाएंगे। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है और वो बाकायदा पूरी दुनिया के अंदर कानून है। अच्छा चूंकि एक चीज इसमें मैं जरूर कहूंगा कि कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ मतलब कमर जावेद बाजवा साहब से रिलेटेड नहीं है। आपके जो फेडरल सेक्रेटरी होते हैं ग्रेड 22 के जो रिटायर होते हैं, या जो आईजीज रिटायर होते हैं इस उस स्टेचर के बाद, उन सब की अगर आप एसेट उठा के देखें तो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ सर्विस उन्होंने अपनी पोस्टिंग से बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो लीगली बनाई होती हैं ना। आप आ जाए, हम चलते हैं लंदन चलते हैं, हम स्पेन चलते हैं, हम दुबई चलते हैं, ये सारे आपकी ब्यूरोक्रेसी और इनकी जायदादें भरी पड़ी हुई हैं। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो उन्होंने ये तो बनाई, लेकिन वो ऐसी चीजें जिसमें ये तस्वुर हो कि या तो आपने अपना प्रेशर इस्तेमाल किया है या वो गैर, उनकी तो इन्वेस्टिगेशन होना जो है वो एक जायज डिमांड है। अब वो होगी या नहीं होगी ये तो पाकिस्तान के उन लोग अदारों पर डिपेंड करता है जो ये करते हैं, लेकिन हर वो शायद पाकिस्तान के कानून के अंदर जो मौजूद है वो इक्वली इफेक्टिव है उस कानून से जो कानून आपने मुरवजा कानून बनाया। लेकिन अभी चूंकि कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल आप कुछ नहीं कर सकते। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही आपने। और नाजरीन, पहली जनवरी, बहुत नेक तमन्नाएं, ये साल आपके लिए, पाकिस्तान के लिए खुशियां, उम्मीदें, आसानियां लेकर आए। और पाकिस्तान पे जो ये अंधेरे के बादल छाए हुए हैं इन सियासी जमातों की वजह से,
ये छट जाएं। इजाजत चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।